इस तरीके आपके पास आ जाता है, विच इज कॉल्ड दी, जिसको हम यहां पर बोल देते हैं द कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर। द कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर। कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर हमारे पास कैसे काम करता है? ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है और ये बोलता है कि हमारे पास एक गैस है, इस गैस को हम सबसे पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखेंगे और पहले बच्चा हम इसको ट्रिपल पॉइंट के ऊपर लेके जाएंगे। प्रेशर एट द ट्रिपल पॉइंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई n इंटू आर। और फिर मैं किसी अननोन टेम्परेचर के ऊपर इसके प्रेशर को मेजर कर लेता हूं। P इंटू टी, यह अननोन टेम्परेचर है, इंटू V इज इक्वल टू टेम्परेचर जो कि अननोन है मल्टीप्लाइड बाई n इंटू आर। जहां पर मेरे पास यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, एन आर भी कांस्टेंट है, लेकिन जो पी टी आर का मतलब यहाँ पर प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट है, टेम्परेचर एट द ट्रिपल पॉइंट। जैसे वाटर का ट्रिपल पॉइंट मुझे पता है, अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, द टेम्परेचर अननोन। जो टेम्परेचर मेरे पास अननोन है ये आपके पास कैसे दिया जाता है? दिस इज गिवन बाय प्रेशर एट अननोन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी हैव द प्रेशर एट अननोन टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय आपके पास टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट, द टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट। तो इससे हम यहाँ पर अननोन टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये हमारे पास एक तरीका है ताकि ट्रिपल पॉइंट, क्योंकि वो एक फिक्स वैल्यू के ऊपर आता है, हम कंपैरिजन से क्या कर सकते हैं, अननोन टेम्परेचर को निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो गैस है उस गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो क्या ये कांस्टेंट प्रेशर पे भी काम कर सकता है? जी बिल्कुल। अगर मेरे पास यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर रहता है, कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर रहता है, अगर मेरे पास कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर है, उसके लिए आपके पास क्या आ जाएगा, अननोन टेम्परेचर is given by volume at the unknown temperature volume at triple point multiplied by the temperature of the triple point multiplied by the temperature of the triple point। तो ये हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर के थर्मोमीटर की हमारे पास वर्किंग आ जाए। तो हमारे पास यहाँ पर वी हैव कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर एंड वी हैव द कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर, जो कि हमको यहाँ पर पता होना चाहिए। ये फर्स्ट आ गया और ये सेकंड आ गया। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, और जो बनते हैं कोई भी बच्चा इन क्वेश्चन को हैंडल कर सकता है, कोई भी बच्चा सिंपली वैल्यू डालकर क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकता है। सिंपली आपको यहाँ पर तीन चीजें गिवन होंगी, या तो प्रेशर एट अननोन टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट एंड द टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट। और मुझे यहाँ पर टेम्परेचर अननोन निकालना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आंसर आ जाएगा। और मैं क्या यूज कर रहा हूं, मैं यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन को यूज कर रहा हूं कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, PV is equal to nRT, PV is equal to nRT, जिससे इस क्वेश्चन को मैं हैंडल करके इस क्वेश्चन का आंसर किसी भी बच्चे को दे सकता हूँ। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, यह हमारे पास कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। ये चीज को बच्चा, हम में से कोई भी बच्चा किसी भी तरीके से समझा सकता है। चलते हैं बच्चे अब हम आगे की तरफ। आज हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे बच्चे द कॉन्सेप्ट ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन। व्हेनेवर, जब भी हम किसी भी बॉडी को हीट देते हैं तो थर्मल एक्सपेंशन इज द थिंग जो हमको सबसे पहले नजर आती है, यानी कि मटेरियल एक्सपेंड्स ऑन गिविंग द हीट। तो मटेरियल हमारे पास जो होते हैं या मैटर आपके पास ये होता है, दिस एक्सपेंड, ये हमारे पास एक्सपेंड होता है ऑन प्रोवाइडिंग द हीट।
ऑन प्रोवाइडिंग द हीट, ऑन प्रोवाइडिंग द हीट, यानी कि हमारे पास जो मैटर है ये हीट प्रोवाइड करने से हमारे पास क्या करता है बच्चे, एक्सपैंड कर जाता है। नंबर वन। नंबर दो, हमारे पास सबसे पहले एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड्स को देखा जाता है। So सबसे पहले we have the expansion of the solids, the expansion of the solids due to the providing of the heat, कि हमारे पास solid किस तरीके से आपके पास expand कर जाता है। अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले मेरे पास क्या आ जाता है, लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड। वी हैव द लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड। मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से एक रॉड है जिसकी लेंथ किसके बराबर है, एल के बराबर है, और जैसे ही मैं इस रॉड को टेम्परेचर देता हूं तो ये रॉड की लेंथ क्या होने लग जाती है आपके पास, बताओ। ये रॉड की लेंथ हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी, ये रॉड की लेंथ हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी और इसकी लेंथ एल से चेंज होकर आपके पास क्या आ जाएगी, शाबाश बता दो, एल डैश हो जाएगी। इसकी लेंथ हमारे पास यहाँ पर एल डैश हो जाएगी और हमारे पास यहाँ पर एल डैश इज इक्वल टू, आपके पास यहां पर एल डैश इज इक्वल टू एल 1 प्लस ऑफ अल्फा इंटू चेंज ऑफ द टेम्परेचर। यहां पर डेल्टा थीटा हमारे पास क्या है, चेंज ऑफ टेम्परेचर। अल्फा मेरे पास क्या अब यहां पर आ जाता है, द अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा हमारे पास यहां पर क्या आ जाता है, इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन। यह हमारे पास कोएफिशिएंट बन जाता है किसका, लीनियर एक्सपेंशन। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन, जिसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, अल्फा से डिनोट कर रहा हूं। यह अल्फा जिसकी जितनी ज्यादा होगी वो मटेरियल उतना ज्यादा एक्सपेंड करेगा। ये बड़ी सिंपल सी बात है, यानी कि अगर अल्फा मान लेते हैं ऑफ मटेरियल ए इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ मटेरियल बी, तो यहां पर जो मटेरियल ए है इट विल एक्सपेंड मोर, ये हमारे पास ज्यादा एक्सपेंड करेगा, इट विल एक्सपेंड मोर एज कंपेयर टू मटेरियल बी, एज कंपेयर टू द मटेरियल बी। ये मटेरियल बी के कंपैरिजन के अंदर मेरे पास ज्यादा एक्सपेंड करेगा। ये फॉर्मूला मुझे याद होना चाहिए। डेल्टा थीटा मेरे पास यहाँ पे डेल्टा थीटा क्या चीज आ गई, दिस इज द चेंज इन द टेम्परेचर। यहाँ पर डेल्टा थीटा मेरे पास क्या चीज आ जाती है, दिस इज द चेंज इन द टेम्परेचर। ये हमारे पास यहाँ पर चेंज ऑफ द टेम्परेचर निकल कर आ जाता है। एल डैश इज इक्वल टू एल 1 प्लस ऑफ अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। यह हमारे पास किसी भी मटेरियल की लेंथ को इंडिकेट कर जाता है। यहाँ पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द अल्फा, द अल्फा इज न्यू लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज ऑफ द टेम्परेचर। यानी कि अल्फा को आप कैसे डिफाइन करोगे, दिस इज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट राइज इन द टेम्परेचर, पर यूनिट चेंज इन द टेम्परेचर। और इसकी यूनिट्स आपके पास क्या आ जाएंगे, इसकी यूनिट्स मेरे पास आ जाएंगे पर डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, पर डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, पर डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। यानी कि जब भी हमारे पास कोई रॉड आपके पास एक्सपेंड होती है तो हमारे पास उस रॉड की नई लेंथ आपके पास इस फॉर्मूले से दी जाती है। नेक्स्ट वन, हमारे पास सबसे पहले इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर थर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है। सबसे पहले इस रॉड की लेंथ के चेंज होने से इसमें थर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है, जो कि हमारे पास क्या आता है, यंग्स मॉडुलस द लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट इनटू चेंज ऑफ द टेम्परेचर। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। नेक्स्ट वन, यहां पर मेरे पास कॉन्सेप्ट आता है
बाई मेटेलिक स्ट्रिप का बच्चे। यहां पर मेरे पास कॉन्सेप्ट आता है बाई मेटेलिक स्ट्रिप का। बाई मेटेलिक, बाई मतलब दो, मेटेलिक मतलब मेटल से जुड़ी हुई। मेरे पास यहां पर दो अलग अलग मेटल्स की बनी हुई आपके पास स्ट्रिप्स है, जिसमें से इन दोनों मटेरियल्स का मेरे पास अल्फा की वैल्यू डिफरेंट है। ये मेरे पास अल्फा 1 है और ये मेरे पास अल्फा 2। यहां पर मेरे पास अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2। तो इसको हीट देने से क्या होगा, हमारे पास इसको हीट देने से अल्फा 1 वाला मटेरियल ज्यादा एक्सपेंड करना चाहिए और अल्फा 2 वाला कम एक्सपेंड करना चाहिए। तो हमारे पास इस तरीके से, ये देखिए हमारे पास यहां पर इस तरीके से ये हमारे पास आपके लिए ये कंडीशन ऐसे डेवलप हो जाएगी, ऐसे। ये हमारे पास ऊपर वाला ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगा और नीचे वाला कम एक्सपेंड कर जाएगा। तो अल्फा 1 ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगा और अल्फा 2 कम एक्सपेंड कर जाएगा। अल्फा 1 हमारे पास ज्यादा क्यों एक्सपेंड करेगा, क्योंकि अल्फा 1 की वैल्यू ज्यादा है। जिसकी अल्फा 1 की वैल्यू ज्यादा है वो मटेरियल के कौन से साइड पे आएगा, कन्वेक्स साइड पे आएगा। और जिसकी अल्फा की वैल्यू छोटी है बाई मेटेलिक स्ट्रिप के अंदर, वो कौन सी साइड पे आएगा, कनकेव साइड पे आएगा, क्योंकि उसने कम एक्सपेंड होना। उसने बच्चा हमारे पास यहाँ पर कम, आपके पास यहाँ पर एक्सपेंड होना है, उसने हमारे पास यहाँ पर कम एक्सपेंड होना है। फिर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास कंडीशन ये आ जाती है कि टीचर मुझे यहाँ पर ये बोलता है कि जो इनके कॉमन बाउंड्री है उसके कॉमन बाउंड्री का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इसके कॉमन बाउंड्री का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर इसकी डेरिवेशन मैं आपको नहीं करवाऊंगा, करने की जरूरत भी नहीं है। और बच्चा हमारे पास क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे पास आ जाता है। अगर मान लिया जाए हमारे पास यहां पर इन दोनों मेटेलिक स्ट्रिप्स की जो आपकी थिकनेस है वो मेरे पास डेल के बराबर है, ये हमारे पास डेल के बराबर है। या फिर एक और काम कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर मैं बताता हूँ, यहाँ पर अगर हम ये मान के चलें कि इसके टोटल विड्थ हमारे पास डेल के बराबर है, तो ये मेरे पास डेल बाई 2 और डेल बाई 2 थिकनेस ये कितनी मोटी है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर एट बेंडिंग, ये जो टीचर सिंपल ये बोलेगा कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दो कितने के बराबर है। टीचर आपको ये पूछेगा कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, ये आपने बेंडिंग के ऊपर बताना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है, जहां पर ये बेंड हो रही है तो इनकी कॉमन बाउंड्री किसके बराबर होगी। सो द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, जो हमारे पास यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द बाउंड्री ऑफ बाई मेटेलिक स्ट्रिप, बाई मेटेलिक स्ट्रिप at the boundary of bimetallic strip, at the boundary of the bimetallic strip। इन दोनों स्ट्रिप्स के लिए हमारे पास क्या चीज आ जाती है बच्चे, इन दोनों स्ट्रिप्स के लिए अगर आप ध्यान से देखें, इन दोनों स्ट्रिप्स के लिए बच्चा हमारे पास अगर आप ध्यान से देखें बच्चे, तो हमें एक चीज यहां पर पता लगती है बच्चे कि आपके पास ये जो बाई मेटेलिक स्ट्रिप है इनकी बाउंड्री कॉमन है और इन तीनों के लिए ये एंगल थीटा भी हमारे पास क्या है, सेम। तो हमारे पास ये रेडियस कैसे दिया जाता है, दिस इज गिवन बाय, बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, ये हमारे पास दिया जाता है जो इनकी विड्थ है डेल डिवाइडेड बाय हमारे पास पहले वाले का लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट माइनस दूसरे का, और हमारे पास यहाँ पर चेंज ऑफ द टेम्परेचर, ये हमारे पास चेंज ऑफ टेम्परेचर है। जिस बच्चे को ये रेडियस ऑफ कर्वेचर याद हो जाता है, जिस बच्चे को ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला याद हो जाता है तो वो इसके क्वेश्चन डायरेक्ट लगा देता है। So this is the radius of curvature at the boundary of the bimetallic strip। bimetallic strip का जो बाउंड्री है इसका रेडियस हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास यहां पर क्या आ जाता है, क्वेश्चन हमारे पास यहां पर आ जाता है, why you use
आप क्यों यूज करते हो, व्हाई यू यूज इनेवर, आप इनेवर को क्यों यूज करते हो, ये एक मटेरियल है, फॉर मेकिंग पेंडुलम क्लॉक, फॉर मेकिंग द पेंडुलम क्लॉक, फॉर मेकिंग पेंडुलम क्लॉक, आप पेंडुलम क्लॉक को बनाने के लिए इनेवर मटेरियल को क्यों यूज करते हो। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है, ड्यू टू लेस वैल्यू ऑफ अल्फा, ड्यू टू द लेस वैल्यू ऑफ द अल्फा, यानी कि अल्फा की कम वैल्यू के लिए, लेस वैल्यू के लिए हम यहां पर किसको यूज करते हैं, इनेवर को यूज करते हैं, और इसकी वजह से हमारे पास the expansion or the contraction of the pendulum clock or the contraction of pendulum clock or the contraction of the pendulum clock is less or the pendulum clock is less, pendulum clock is less, तो ये सही टाइम आपके पास कीप करता है, ये हमारे पास सही टाइम करता है, यानी कि टाइम का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, शाबाश बता दो, इट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ, मेरे पास क्या आ जाएगा, L अपॉन जी। तो अब मेरे पास यहाँ पे t की वैल्यू किसके बराबर है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ, मेरे पास क्या आ जाएगा, L डिवाइडेड बाई जी। सो 2 पाई अंडर रूट ऑफ, मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, L डिवाइडेड बाई जी, ये हमारे पास है। तो अगर लेंथ चेंज होगी तो ये टाइम भी आपके पास चेंज हो जाएगा, बताओ कैसे हो जाएगा। तो मेरे पास टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डैश, ये हमारे पास एल डैश अपॉन क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, और टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई, और मेरे पास अंडर रूट ऑफ जी मैं कॉमन निकाल लेता हूं, और यहां पर अंडर रूट ऑफ एल डैश किसके बराबर आ जाएगा, एल 1 प्लस ऑफ अल्फा इंटू चेंज ऑफ द टेम्परेचर, यहां से अंडर रूट एल भी बाहर आ जाएगा और ये पुराना टाइम बन जाएगा। तो नया टाइम किसके बराबर है, पुराना टाइम एंड 1 प्लस ऑफ अल्फा इंटू डेल्टा थीटा की पावर हाफ। अगर मैं इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देता हूं, तो ये हमने सीखा हुआ है, बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम पावर को 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेरे पास यहां पर टी डैश इज इक्वल टू टी 1 प्लस ऑफ हाफ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। तो ये हमारे पास यहां पर क्या आ जाती है, आपके पास नया टाइम पीरियड आपके पास आ जाता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर टाइम पीरियड है, और ये टाइम पीरियड सर्दियों और गर्मियों के अंदर, दोनों के अंदर आपके पास चेंज होता है। सर्दियों के अंदर अल्फा की वैल्यू आप पॉजिटिव नहीं नेगेटिव लेते हो, क्योंकि वहां पर लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और गर्मियों के अंदर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव लेते हो, तो वहां पे टाइम पीरियड की वैल्यू बढ़ जाती है, और सर्दियों के अंदर टाइम पीरियड की वैल्यू कम हो जाती है। टाइम पीरियड कम होने से क्लॉक फास्ट हो जाती है, क्लॉक बच्चे आपके पास फास्ट हो जाती है, क्योंकि लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और गर्मियों में क्लॉक धीरे हो जाती है, क्योंकि आपकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। सर क्या हमारे पास यहाँ पर लेंथ इंक्रीज हो जाती है, बोलो शौर्य। सर अगर वैल्यू ऑफ अल्फा अगर जब लार्ज होगी, मतलब सॉरी सर, मतलब इंक्रीज होगी, तो मतलब एक्सपेंशन भी फिर उसकी इंक्रीज हुई ना सर फिर। बिल्कुल, तभी तो बच्चा, इंक्रीज आप गलत वे में चलेगी, मैंने इंक्रीज वर्ड तो आपको बोला ही नहीं, मैंने बोला अल्फा पॉजिटिव होगी, मैंने अल्फा को पॉजिटिव या फिर नेगेटिव बोला। अल्फा की वैल्यू ना तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर आप इंक्रीज वर्ड यूज करोगे अल्फा के लिए, ना ही डिक्रीज बोलोगे, या तो अल्फा पॉजिटिव होगी या अल्फा नेगेटिव होगी। अल्फा की वैल्यू आप यहाँ पॉजिटिव डालो, टी डैश बढ़ जाएगा, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव डालो, टी डैश कम हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव आने से लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज करती है, लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज करती है, और इसकी वजह से, इस कंडीशन की वजह से बच्चे हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास टाइम पीरियड पे फर्क आ जाता है। होप सो तो ये बात समझ पा रहा हूं, आ रही है बात समझ में। यस सर, और चलो, सर पॉजिटिव इन समर्स एंड नेगेटिव इन विंटर्स, है ना। यस, क्योंकि बच्चे विंटर्स के अंदर चीजें कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि हीट उसको दी नहीं जाती है, हीट उसमें से निकाल ली जाती है, तब सर कर। 2 मिनट पीछे कर सकते हो सर आप।
यस सर सर एक वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला रह गया था मेरे सर। हाँ, ये वाला कर लेना। ये बाई मेटालिक स्ट्रिप है। और अगर आपको याद हो तो मैंने कल रात को ग्रुप के अंदर इसके ऊपर बेस एक न्यूमेरिकल भेजा था। रीजन मैं बताता हूँ। कल ऑफलाइन क्लासेस के अंदर मतलब बच्चे जैसे आ जाते हैं, उनके पास इस बात की लग्जरी होती नहीं सर ये फॉर्मूला आया कैसे, ये फॉर्मूला आप डिराइव करके बताओ, तो उनकी डेरिवेशन करते गए। और फिर एक पॉइंट पर बात खत्म हुई कि हम कुछ बहुत सारे फैक्टर्स जो थे वो इग्नोर कर रहे थे। तो बच्चे को ये यकीन नहीं हो रहा था, बच्चे बच्चों को ये यकीन नहीं हो रहा था कि फैक्टर्स हम इग्नोर भी करते हैं। तो मैंने उनको बोला कि यार हम इसको इग्नोर कर देंगे तो ये फाइनल रिजल्ट नहीं सर नहीं। तो फिर मैंने एक बच्चे को बोला कि ऐसा कर, तो सिंपल एक गूगल के अंदर टाइप कर बाई मेटालिक स्ट्रिप और उसका एक न्यूमेरिकल देख ले, क्या जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। कहता हाँ सर सॉल्व हो रहा है। मैं बोला बेटा बात यही है कि हम डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बैठ जाएंगे तो शायद हमारा ये हो भी नहीं पाएगा। और ये बाई मेटालिक स्ट्रिप आपको मैं खुद बोलता हूं बच्चे के, आप ये ऑब्जर्व करके देखिएगा कि आपके आसपास जो बाकी बच्चे हैं वो सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल करके निकल जाते हैं। वो उनको बाई मेटालिक स्ट्रिप से कोई मतलब नहीं है। उनसे अगर पूछा भी जाए कि यार आपने बाई मेटालिक स्ट्रिप के रेडियस ऑफ कर्वेचर का बाउंड्री का फॉर्मूला है, ये क्या चीज होती है, क्योंकि वो जो पढ़ रहे हैं वो एकेडमिक पढ़ रहे हैं, बिल्कुल एकेडमिक पढ़ रहे हैं। वो एकेडमिक पढ़ने का मतलब है कि अगर उनको फॉर्मूला पूछा जाए तो वो फॉर्मूला वही बता पाएंगे जो किताबों में लिखा हुआ है। वो फॉर्मूला नहीं बता पाएंगे जो किताबों में नहीं पता है, जो कि एप्लीकेबल एप्लीकेशन में आता है। जैसे अगर आप कोई भी किताब पढ़ते हो, क्या उस किताब के अंदर कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स हैं? क्या एनसीईआरटी के अंदर कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स हैं? तो आप बोलोगे सर उसमें तो कहीं नहीं है। क्या आपने जो एसएल अरोड़ा वगैरह पढ़ी उसके अंदर कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स हैं? उसके अंदर भी नहीं है। क्या क्वेश्चंस हैं? हाँ बिल्कुल क्वेश्चन तो है, पर उसकी थ्योरी नहीं है। तो पॉइंट बच्चा हमारे पास ये आ जाता है कि अगर हम सही ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो हमको एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए। वो एक्स्ट्रा नॉलेज आपको किसी एक्सपीरियंस जगह से मिल सकती है कि भाई ये क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन को आपने डील करना है। यहाँ पर ये भी है बच्चे की जो डेल है वो थिकनेस है, वो थिकनेस ऑफ दिस बाई मेटालिक स्ट्रिप। तो इस वजह से बच्चे थोड़ा सा पेन तो उठाना पड़ेगा बच्चे की। ये टाइम वाला अगर क्वेश्चन है तो पेन उठाना पड़ेगा कि भाई ये मुझे याद होना चाहिए। अब मुझे याद भी नहीं है लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे क्वेश्चन भी सारे हो जाए, ये इम्पॉसिबल है ना बच्चे। मुझे अगर सारे क्वेश्चंस करने हैं तो बच्चे मुझे उससे रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट की सारी क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। मुझे क्लैरिटी अगर नहीं है, मुझे उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं है, तो बेटा मैं कैसे कर पाऊंगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये टाइम पीरियड है और ये टाइम पीरियड भी हमारे पास वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास एग्जिस्ट कर जाता है। नेक्स्ट वन बच्चे, अब हमारे पास यहां पर क्या चीज आ जाती है, वी टॉक अबाउट। अब हम यहां पर बात करते हैं बच्चे कि आपका एरिया भी तो इंक्रीज होता है। यानी कि हमारे पास सेकंड आपके लिए आ जाते हैं सुपरफिशियल, यानी कि एरियल एक्सपेंशन। सो वी हैव द सुपरफिशियल एक्सपेंशन। मेरे पास यहां पर आ जाती है सुपरफिशियल एक्सपेंशन यानी कि एरियल एक्सपेंशन। जब भी हम किसी एरिया को इंक्रीज करेंगे तो वो टेम्परेचर से इंक्रीज हो जाता है। ए डैश इज इक्वल टू ए और 1 प्लस ऑफ बीटा इंटू डेल्टा थीटा। ये नया एरिया, ये पुराना एरिया, ये हमारे पास एक्सपेंशन कॉफिशिएंट है एरिया का, और ये बच्चे डेल्टा थीटा चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो यहां पर भी तो हमारे पास यही चीज हो रही है कि आप किसी एरिया को अगर हम हीट देते हैं तो वो एरिया अपनी जगह से क्या कर जाता है आपके पास, वो हमारे पास एक्सपैंड कर जाता है, या हमारे पास एक्सपैंड करके एक नए एरिया पे आ जाता। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है। यहां पर बीटा एक्सपेंशन कॉफिशिएंट है। दिस इज द एरिया एक्सपेंशन कॉफिशिएंट। द एरिया आपके पास एक्सपेंशन कॉफिशिएंट, हमारे पास ये एरिया एक्सपेंशन कॉफिशिएंट बन जाता है। दिस इज द एरिया एक्सपेंशन कोएफिशिएंट।
अगर ये मेरे पास एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, आप बताओ इसको और कैसे लिखोगे बीटा को, शाबाश बताओ। बीटा इज चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय चेंज ऑफ द टेम्परेचर, मल्टीप्लाइड बाय चेंज ऑफ द टेम्परेचर। और इसकी यूनिट्स हमारे पास किसके बराबर आ जाएंगे, इसकी यूनिट्स हमारे पास आ जाएंगे पर डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं। इस पे देखो बेटा, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत मुश्किल है कि आपको स्कूल के अंदर या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में याद रखना। आपको बहुत मुश्किल है बच्चे कि डायरेक्ट टीचर एक्सपेंशन का आपको कोई न्यूमेरिकल पूछ ले, ये बात फॉर श्योर मान के चलना। हाँ, आप कोई बुक प्रैक्टिस करते हो तो वो तो बच्चे डालेगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली मुझसे पूछें इसके कोई क्वेश्चन आपको नहीं आते। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं बोलेगा ये पुराना एरिया, ये नया एरिया, ये चेंज ऑफ टेम्परेचर हुआ, ये बीटा है, तो आप बताओ कि यहाँ पर नया एरिया क्या हुआ। ऐसा कभी कोई क्वेश्चन ना तो आया है ना ही आपको पूछा जाएगा, और स्कूल लेवल पे वहां पर भी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको इसकी डायमेंशन याद होनी चाहिए बीटा की। हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो तीसरी चीज हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, द थर्ड थिंग जो हमारे पास आ जाती है वो हमारे पास क्या आ जाती है, वॉल्यूम एक्सपेंशन, द वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड्स, वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड। यानी कि जो सॉलिड्स हैं बच्चे हमारे पास उसकी वॉल्यूम कैसे एक्सपेंड करती है, उसकी वॉल्यूम हमारे पास कैसे एक्सपेंड कर जाती है। तो हमारे पास यहां पर v डैश इज इक्वल टू v 1 प्लस ऑफ गामा इंटू डेल्टा थीटा, वही चीज है यहां पर। अब मेरे पास गामा की वैल्यू किसके बराबर है, द गामा इज द वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, दिस इज द वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ये मेरे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट है। और फिर हमारे पास सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आता है कि ये गामा, श्योर है, अब ध्यान रखना ये बेटा फॉर्मूले याद होने चाहिए, और ये फॉर्मूले अगर आप सर मुझसे याद नहीं होते तो बेटा देखो थोड़ा बहुत मेहनत तो फॉर्मूले याद करने में लगानी पड़ेगी, थोड़ा बहुत 5-10 मिनट दिन का निकाल कर याद करने में लगाना पड़ेगा, तो बच्चे क्वेश्चन होंगे तो जाकर कुछ अंडरस्टैंडिंग बनेगी। हमारे पास ये जो गामा है, ये गामा की वैल्यू बच्चे फिक्स नहीं होती है, ये पहले धीरे धीरे इंक्रीज होके कांस्टेंट होती है गामा, ये बात ध्यान रखना, गामा के साथ ऐसा होता है। यानी कि हमारे पास जो गामा है, पहला कॉन्सेप्ट बच्चे, द गामा ऑफ द मटेरियल, ये पहला कॉन्सेप्ट है, द गामा ऑफ द मटेरियल या मैटर, द गामा ऑफ द मैटर in fact particularly for the solid first increases with the temperature, first increases with the temperature, increases with the temperature, या हमारे पास टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो जाती है and then becomes constant, and then becomes constant, और उसके बाद यह हमारे पास यहां पर क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर इसका ग्राफ टीचर किस तरीके से पूछेगा, यह हमारे पास यहाँ पर गामा आ गया बच्चे, और यह हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर, आपके पास ये वाली चीज आ गई, और यह हमारे पास इस तरीके से इंक्रीज होकर कांस्टेंट हो जाती है, यह हमारे पास यहाँ से इंक्रीज होकर आपके पास क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है गामा। गामा से किसी भी चीज का 2 मिनट रुक जाए, 2 मिनट रुक जाए, गामा से हमारे पास किसी का भी वॉल्यूम चेंज होता है तो डेंसिटी पे भी चेंज आता है। कैसे, हमारे पास द न्यू डेंसिटी जो आपके पास होती है वॉल्यूम एक्सपेंशन से, तो मेरे पास ओल्ड डेंसिटी एंड 1 माइनस ऑफ, याद रखना 3, आपके पास यहां पर गामा इंटू चेंज ऑफ द टेम्परेचर, जहां पर बच्चा हमारे पास ये वॉल्यूम एक्सपेंशन से डेंसिटी का रिलेशनशिप है, क्या हमारी डेंसिटी चेंज ऑफ टेम्परेचर से हमारे पास किस तरीके से चेंज होती है, ये हमको यहाँ पर याद होना चाहिए। हाँ बोल श्योर। सर ये जो ग्राफ है सर, ये कर्व ही बनेगा ना सर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता। नहीं बेटा, कर्व ही बनेगा क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है हमारे पास, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है ना हमारे पास, है ना, थ्योरेटिकल नहीं है, ठीक है। ओके
ठीक। सो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर जो नई डेंसिटी है और जो पुरानी डेंसिटी है उनके बीच में ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। चलो ये भी हमको बात समझ में आती है। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या समझ में आता है? नेक्स्ट वन, ये थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल चीजों की बहुत मिक्स खिचड़ी है बच्चे। इसके बाद बच्चा हमारे पास यहां पर क्या आ जाता है बच्चे? द रिलेशन अमंग अल्फा बीटा एंड गामा। द रिलेशन अमंग आपके पास अल्फा बीटा एंड दी गामा। मेरे पास यहां पर मुझे रिलेशन निकालना है किस किस के अमंग? अल्फा बीटा और गामा के अमंग निकालना। मुझे यहां पर अल्फा बीटा और गामा के अमंग आपके पास यहां पर रिलेशन को निकालना। देखते हैं बच्चा हमारे पास ये चीज कैसे आएगी। नंबर वन, मेरे पास एल डैश इज इक्वल टू एल 1+ ऑफ अल्फा इंटू डेल्टा थीटा आ जाता है। ये पहली चीज आ गई। अब एरिया हमारे पास क्या आ जाता है? मैं अगर दोनों का स्क्वायर कर दूं तो एल डैश का स्क्वायर, एल का स्क्वायर 1+ ऑफ अल्फा डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर। तो लेंथ का स्क्वायर क्या होता है? एरिया। ये हमारे पास नया एरिया 1+ ऑफ अल्फा इंटू डेल्टा थीटा का स्क्वायर। अगर हम इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दे तो 1+ ऑफ 2 अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास एरिया आ गया। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, अगर कंपेयर करूं, ए डैश इज इक्वल टू ए 1+ ऑफ बीटा इंटू डेल्टा थीटा। तो जल्दी बता दो, मेरे पास यहां पर पहली चीज क्या आ गई? 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा, या अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2, या अल्फा इज इक्वल टू मेरे पास बीटा बाई 2। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चा हमारे पास यहां पर क्या आ जाता है? अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन का क्यूब ले लूं तो एल डैश क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब 1+ ऑफ अल्फा डेल्टा थीटा का होल क्यूब। और मेरे पास यहां पर वॉल्यूम डैश इज इक्वल टू वॉल्यूम। अगर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देता हूं तो 1+3 अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। अगर मैं इसको कंपेयर कर देता हूं किसके साथ? v डैश इज इक्वल टू v 1+ ऑफ 3 अल्फा, तो ये गामा इंटू डेल्टा थीटा। तो मेरे पास कंपेयर करने से क्या चीज आ जाती है? 3 अल्फा इज इक्वल टू गामा, ये हमारे पास आ गया। या फिर मेरे पास एक और चीज क्या आ गई बच्चे? दे अल्फा इज इक्वल टू गामा बाई 3। तो अल्फा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? गामा बाई 3। और देयरफॉर अब बताओ कि इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है? कोई बच्चा बता सकता है? तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू गामा बाई 3। यह हमारे पास इन तीनों के बीच का आपके पास क्या आ गया? रिलेशनशिप आ गया। यह हमारे पास इन तीनों के बीच का क्या आ गया? आपके पास एक रिलेशन बच्चा हमारे पास सेटअप हो जाएगा। स्कूल के अंदर या वैसे भी ये क्वेश्चन आपको अगर आता है तो आपको ये लिखना आना चाहिए, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। नेक्स्ट वन इज द एक्सपेंशन ऑफ द गैसेस। द नेक्स्ट वन इज द एक्सपेंशन ऑफ द गैसेस। यानी कि हम बोल शाबाश। मैं पीछे करना, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ सर, वो मेरा थोड़ा छूट गया। ले बेटा, बिल्कुल ले। थैंक यू सर। कोई बात नहीं। ये हमारे पास अब आ जाता है एक्सपेंशन ऑफ द गैसेस। गैसेस हमेशा वॉल्यूम से एक्सपेंड करती है, वॉल्यूम से। यानी कि गैसेस को अगर आप हीट देते हो तो वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हुए हमारे पास क्या करती है? एक्सपेंड कर जाती है। जैसे कि हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। जब आप टेम्परेचर देते हो तो आपके पास यहां पर वॉल्यूम P डेल्टा V इज इक्वल टू NR इंटू डेल्टा T। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। डिवाइडिंग 2 by 1, तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा? डिवाइडिंग द इक्वेशन 2 by 1। अगर मैं इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? P डेल्टा V
अपॉन PV इज इक्वल टू NR इंटू डेल्टा T अपॉन मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा NR इंटू T, और वी कैन राइट डाउन द चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन द टेम्परेचर अपॉन ओरिजिनल टेम्परेचर। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास यहां पर गामा की वैल्यू क्या है, आपके पास गामा की वैल्यू है चेंज इन द वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम into change of the temperature, into the change of the temperature। तो हमारे पास यहां पर यही चीज आ गई, the change of the volume upon original volume upon change in the temperature is equal to 1/T। तो हमारे पास यहां पर 1/T किसके बराबर आ जाएगा, the gamma of the gases। तो क्या चीज पता लगी बच्चे, बताओ हमें, बताओ क्या चीज पता लगी, हमें ये चीज पता लगी कि जो गामा ऑफ द गैसेस है, जो हमारे पास गामा ऑफ द गैसेस है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चे, आपके पास टेम्परेचर के। सो ये हमको यहाँ पर पता होना चाहिए कि गामा ऑफ द गैसेस, वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द गैसेस, इट इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ द टेम्परेचर। लेकिन ये टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन के अंदर होना चाहिए। ये हमारे पास यहां पर केल्विन के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, द एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड। ये बड़ा ट्रिकी सिचुएशन, हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड, ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। बच्चा बोलता है सर ये ट्रिकी सिचुएशन क्यों है, मैं बच्चों को समझाता हूं, देख भाई ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं। सपोज कि लिक्विड को मैंने एक कंटेनर के अंदर रखा, ध्यान से समझना, मैंने इस लिक्विड को कंटेनर के अंदर रखा और मैंने लिक्विड और कंटेनर को हीट देनी शुरू कर दी, ये कंटेनर के अंदर रख दिया। अब हमारे पास गामा जो कंटेनर का है, कंटेनर का जो एक्सपेंशन है वो एग्जैक्टली गामा ऑफ लिक्विड को मैच कर जाता है, वो गामा ऑफ लिक्विड को हमारे पास क्या कर जाता है बच्चे, आपके पास मैच कर जाता है। तो बताओ अब क्या होगा, क्या आपको यहाँ पर लिक्विड की एक्सपेंशन कभी नजर आएगी, तो आंसर है नहीं आएगी। बताओ क्यों नजर नहीं आएगी, यहाँ पर आपको लिक्विड की एक्सपेंशन नजर आएगी नहीं, क्योंकि जितना आपके पास ये मटेरियल एक्सपैंड कर जाएगा, जितना हमारे पास यहाँ पर ये मटेरियल आपके पास एक्सपैंड कर जाएगा, उतना ही आपके पास ये लिक्विड भी एक्सपेंड कर जाएगा। दोनों का वॉल्यूम एक्सपेंशन सेम है। तो आपको इसमें वाटर लेवल के अंदर क्या चेंज आएगा, यू विल सी देयर इज नो चेंज इन द लेवल ऑफ द लिक्विड, देयर इज नो चेंज इन द लेवल ऑफ द लिक्विड। आपके जो लिक्विड है बच्चा हमारे पास, उसके लेवल में कोई चेंज नहीं है। क्यों नहीं आया, क्योंकि जितना आपका लिक्विड एक्सपेंड कर रहा है, आपका बर्तन भी उतना एक्सपेंड कर गया, तो आपको तो बच्चे वो रीडिंग वही नजर आएगी। ये पहला केस आ गया। दूसरा केस, दूसरा केस है बच्चा हमारे पास, इफ द गामा ऑफ द कंटेनर, अगर बच्चा हमारे पास गामा ऑफ द कंटेनर इज ग्रेटर देन गामा ऑफ द लिक्विड, तो अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा, यानी कंटेनर ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है हीट देने पे और लिक्विड कम एक्सपेंड कर रहा है, तो बताओ यहां पर लेवल ऑफ लिक्विड पे क्या असर पड़ेगा। बताओ आपका जो लेवल ऑफ द लिक्विड है ये रेस कर जाएगा कि फॉल कर जाएगा, लॉजिक लगाओ, डेटा लगाओ, ये रेस कर जाएगा कि फॉल कर जाएगा, तो फॉल कर जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा यार ये तो फॉल कर गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया। और तीसरी चीज, तो लिक्विड की कहानी बड़ी अजीब है, और अगर गामा ऑफ कंटेनर, मतलब कि आपको रियल पिक्चर कभी नजर ही नहीं आएगी। अगर गामा ऑफ कंटेनर इज लेस देन गामा ऑफ द लिक्विड, तो लेवल ऑफ लिक्विड आपको रेज नजर आएगा। तो लेवल ऑफ द लिक्विड आपको क्या नजर आएगा, ये आपको लगेगा ये तो रेस कर गया। तो लिक्विड्स के अंदर जो एक्सपेंशन होती है, उस एक्सपेंशन के अंदर जो आपको नजर आ रहा है, जो आपको नजर आ रहा है वो एपरेंट है, वो सच नहीं है। और आपको कंटेनर की भी एक्सपेंशन नजर आती है, तो इसका मतलब बच्चे गामा
रियल फॉर द लिक्विड, ये दो चीजों का सम है। बताओ किस किस का? एक तो गामा एपरेंट, एपरेंट का मतलब लिक्विड में आपको क्या नजर आ रहा है कि वो एक्सपेंड कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और बच्चा हमारे पास प्लस ऑफ गामा ऑफ द कंटेनर, गामा ऑफ द कंटेनर, यहां पर ये रियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है किसका? लिक्विड का। ये रियल आपके पास एक्सपेंशन कोफिशिएंट है लिक्विड का। गामा एपरेंट आपके पास क्या है? यह हमारे पास यहां पर एपरेंट, या फिर बच्चे हमारे पास स्यूडो, या फिर बच्चे हमारे पास फॉल्स एक्सपेंशन कोफिशिएंट है किसका? लिक्विड का। फॉल्स एक्सपेंशन कोफिशिएंट है लिक्विड का। देखो ना बच्चे, अगर आपको लिक्विड कम एक्सपैंड होता हुआ नजर आ रहा है तो आप इसमें गामा कंटेनर को ऐड करके बता सकते हो कि नहीं, रियली के अंदर वो भी एक्सपैंड कर रहे हैं, रियली के अंदर बच्चा हमारे पास वो भी आपके पास एक्सपैंड कर रहा है बच्चा हमारे पास। और अगर मान लिया जाए कि आपको लिक्विड एक्सपैंड होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है तो यहां पर गामा एपरेंट क्या हो जाएगा? जीरो, कि आपको एक्सपेंशन नजर नहीं आ रही। पर ये सच्चाई है? नहीं, यहां पर आप बोलोगे कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लिक्विड का जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो कंटेनर के बराबर है, वो कंटेनर के बराबर है, तभी आपको एपरेंट एक्सपेंशन क्या नजर आ रही है? जीरो नजर आ रही है। आपके पास जो इसकी एपरेंट एक्सपेंशन नजर आ रही है वो हमारे को जीरो नजर आ रही है। ये पॉइंट है जो कि हमको यहां पर बहुत बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। यह पॉइंट क्लियर है? तो मैं आगे चलता हूं। ये पॉइंट क्लियर है क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं बच्चे, याद रखना, जिन पॉइंट्स को बच्चा छोड़ के एग्जाम में बैठता है वो बोलता है मैंने हाथ पांव छोड़ दिए, मैं अपना दिमाग नहीं लगा सकता हूं इसके अंदर से, ये जो कहा जा रहा है ये अच्छा तो लग रहा है सुनने में पर समझने में बहुत बहुत डिफिकल्ट लगता है। बोलो क्या पूछना बच्चे? सर आपने एक पहले हमें बताया था कि जो इसका वो होगा गामा होगा, गामा ऑफ द मैटर, जब उसके हम हीट, जब उसको हम हीट देंगे या फिर उसकी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वो एक हद तक इंक्रीज होगा, बाद में फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो वही सेम फिर लिक्विड के साथ भी होगा? नहीं बेटा, हम जब भी बात करते हैं बच्चे तो कांस्टेंट की बात करते हैं, जो आपको बताया गया वो उसका बिहेवियर था। लेकिन जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उस वक्त हम गामा की वैल्यू को कांस्टेंट मान के चलते हैं, हम उसको कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो चेंजेस हैं वो चेंजेस हमारे पास बहुत माइन्यूट आ जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया कि आपके गामा की वैल्यू एकदम से कांस्टेंट नहीं होती है, ये धीरे धीरे इंक्रीज होके कांस्टेंट हो जाती है। ये धीरे धीरे बच्चा हमारे पास क्या हो जाती है? आपके पास इंक्रीज होके कांस्टेंट हो जाती है और बाद में हम ये बात मान के चलते हैं कि जो भी गामा हमें दिया जा रहा है उसकी वैल्यू सेट है और उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, ये मान के चला जाता है। ठीक है बेटा? ओके सर। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास है इसको कांस्टेंट मान के चला जाता है। कहने का मतलब है कि आपकी एक उम्र हो रही है, इसके बाद आपकी हाइट क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। कल को आप मान लिया जाए कि आर्मी में जाते हो या आप बच्चे कहीं पर रिक्रूटमेंट के लिए जाते हो और कोई पर्सन आपसे पूछता है कि आपकी हाइट कितनी है, तो क्या आप अपने पैदा होने से लेके उस दिन तक की हर दिन की हाइट बताओगे या अपनी कांस्टेंट हाइट बताओगे? बोलो शाबाश बच्चे। कांस्टेंट। है ना, कांस्टेंट बताओगे क्योंकि मैटर तो उस दिन वही कर रहा है। इसी तरीके से जब आप किसी चीज को स्टडी करते हो तो उसमें वेरिएशंस आती हैं, लेकिन जब आप एक पर्टिकुलर एक जर्नल कंडीशन की बात करते हो तो आप उसके अंदर बोलते हो कि ये वैल्यू हमारे पास फिक्स है, अब हम इस फिक्स वैल्यू को लेके काम करेंगे, क्योंकि उससे हमारी डिफिकल्टी का लेवल इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि आप कितनी अल्फा की वैल्यू बताओगे, कितनी गामा की वैल्यू बताओगे, आपका तो सारा रिसोर्स इसी पॉइंट पर लग जाएगा कि मैं अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर गामा की वैल्यू बताता रहूं। तो जो आपको गामा दिया जाता है बच्चे वो हमारे पास सेट हो जाता है और फिर हम उसके ऊपर ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, वो एक एक्सपेरिमेंटल आपके पास कंडीशन बताएगी। ठीक है बेटा, क्लियर है ये वाली चीज? यस सर। क्लियर है? सो ये यस हमारे सर। पास यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ दिस सॉलिड।
हमारे पास यहां पर अगर देखा जाए, अगर हमारे पास यहां पर देखा जाए तो क्या बायोन फोर्स, जो हमारे पास बायोन फोर्स है, क्या बायोन फोर्स भी बच्चे हमारे पास अफेक्ट होती है? सर किससे अफेक्ट होती है? आपके पास एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड से, बिल्कुल ये बच्चे हमारे पास अफेक्ट हो जाती है। हमारे पास जो बायोन फोर्स होती है वो क्यों अफेक्ट होती है हमारे पास? इसका रीजन बहुत सिंपल सा बच्चे, क्योंकि जो बायोन फोर्स होती है उसमें डेंसिटी ऑफ लिक्विड इस्तेमाल होती है। अगर आप उसको हीट देते हो तो हमारे पास उस पर्टिकुलर लिक्विड की डेंसिटी में चेंज आता है। यानी कि हमारे पास अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एक एडिशनल पॉइंट है। हमारे पास बायोन फोर्स का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? हमारे पास बायोन फोर्स का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय जी। हमारे पास यहां पर वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट को एज इट इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, इसको बच्चे अब हम चेंज कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 1 माइनस ऑफ, अब देखो माइनस आ गया, 1 माइनस ऑफ गामा, देखते रहना बच्चे, 1 माइनस गामा ऑफ द आपके पास यहां पर लिक्विड इनटू चेंज ऑफ द टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय जी। ये हमारे पास आ जाती है नई बायोन फोर्स। यानी कि मेरे पास जो न्यू बायोन फोर्स है वो मेरे पास क्या आ जाएगी? ओल्ड बायोन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस गामा ऑफ द लिक्विड इनटू डेल्टा थीटा। ये बच्चा हमारे पास यहां पर बायोन फोर्स है। नाउ दिस इज द केस ऑफ द बायोन फोर्स। ये हमारी बायोन फोर्स जो है वो लिक्विड की डेंसिटी के चेंज होने से चेंज होती है, और ये इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? तो आंसर है ये हमारे पास डिक्रीज हो रही है। ये हमारे पास डिक्रीज हो रही है। ये फॉर्मूला मैं कहां से उठा के लेके आऊं? ये फॉर्मूला बच्चे मैं यहां से उठा के लेके आऊं कि अगर मेरे पास किसी भी लिक्विड, किसी भी मटेरियल का वॉल्यूम चेंज होता है तो हमारे पास उसकी डेंसिटी में चेंज आता है। तो अगर लिक्विड को आप एक्सपेंड कर रहे हो तो उसका भी डेंसिटी पे असर पड़ेगा, एंड देयरफॉर द अपथ्रस्ट फोर्स, द बायोन फोर्स डिक्रीजेस। तो हमारे पास यहां पर जो बायोन फोर्स हो जाती है इट डिक्रीजेस, बायोन फोर्स डिक्रीजेस, ये बायोन फोर्स हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। तो ये हमारे पास है कि अगर हम किसी चीज को हीट देते हैं, अगर हम किसी चीज को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उस हीट के प्रोवाइड करने से उसकी लेंथ, उसका एरिया, उसका वॉल्यूम, उसकी डेंसिटी, उन सब के अंदर हमारे पास चेंज आता है। गैसेस के लिए भी चेंज आता है, लिक्विड्स के लिए भी चेंज आता है, और सॉलिड्स के लिए तो खैर विजिबल हमारे पास यहाँ पर चेंज आता है। तो यह हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। नेक्स्ट वन क्या? नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहां पर क्या आ जाता है? वाई देयर इज एक्सपेंशन, वाई देयर इज एक्सपेंशन, देयर इज एक्सपेंशन ऑफ द, देयर इज एक्सपेंशन ऑफ द, देयर इज एक्सपेंशन ऑफ द आपके पास यहां पर सॉलिड्स। यहां पर सॉलिड्स की एक्सपेंशन क्यों होती है? बच्चा बोलता है कि सर यहां पर सॉलिड्स की एक्सपेंशन क्यों होती है हमारे पास, क्यों वो एक्सपेंड हो जाता है? आपने बच्चे कभी देखा कि कोई चीज परमानेंटली कॉन्ट्रैक्ट होगी? तो आप बोलोगे शायद सर नहीं, लेकिन हाँ परमानेंटली हमने एक्सपेंडेड चीज देखी है कि वो परमानेंटली एक्सपैंड हो जाती है। लेकिन क्या वो परमानेंटली हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है? तो आप बोलोगे नहीं सर, परमानेंटली कॉन्ट्रैक्ट होती हुई चीजें शायद ही हमने बहुत कम देखी। लेकिन इसकी वजह हमारे पास क्या है? इसकी वजह बच्चा हमारे पास है एसिमेट्रिक। ध्यान से समझना, वी हैव द एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक बिहेवियर। आपके पास जो सॉलिड्स हैं इनका हमारे पास एसिमेट्रिक बिहेवियर होता है। द एसिमेट्रिक बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड, ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड, ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड, molecules of the solid about their mean position,
अबाउट देयर मीन पोजीशन, अबाउट देयर मीन पोजीशन, यानी कि हमारे पास जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन पे बड़ा एसिमेट्रिक सा बिहेव करते हैं। बच्चा बोलता है सर समझ नहीं आया, मैं बोलता हूं कि कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। हमारे पास हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर एक ग्राफ समझा था पोटेंशियल एनर्जी का, अगर आपको याद हो तो, और हमने ये समझा था कि हमारे पास यहां पर एक ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ये देखा था बच्चे आपने ग्राफ? बिल्कुल देखा था सर। ये ग्राफ हमको क्या बताता है कि हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, और ये हमारे पास यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और यहां से मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस आपके पास क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज होता है। यहां पर हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, यानी मॉलिक्यूल्स दूर जा रहे हैं। और यहां से यहां के वक्त हमारे पास क्या होता है? बताओ शाबाश। हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है? बोलो शाबाश। ये हमारे पास जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है ये इंक्रीज होता है कि आपके पास डिक्रीज होता है? शाबाश बताओ। ये इंक्रीज होता है कि हमारे पास डिक्रीज होता है? तो आंसर है डिक्रीज होता है। और अगर आप ध्यान से देखिए तो ये ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं है, ये ग्राफ हमारे पास यहां पर सिमेट्रिकल नहीं है। ये ग्राफ के अंदर बच्चा अगर हम देखें तो ये डिस्टेंसेस हमारे पास थोड़े थोड़े से डिफरेंट है, यहां पर कम डिस्टेंस है, यहां ज्यादा डिस्टेंस है। तो ये हमारे पास ग्राफ आपके पास बिल्कुल भी सिमेट्रिकल नहीं है। कहने का मतलब यहां पर हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जब डिक्रीज होता है तो वो फटाफट अपनी शेप को रिकवर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज होता है ये वाला, या हमारे पास हम R1 पोजीशन पे जा रहे हैं, R2 पोजीशन डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है, R3 डिस्टेंस पे जा रहे हैं, R4 डिस्टेंस पे जा रहे हैं। जैसे जैसे ये डिस्टेंस इंक्रीज होने लगता है बच्चे, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नए इक्विलिब्रियम पोजीशन को लोकेट कर लेती है, और बच्चे इसकी वजह से परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो जाती है। तो हमारे पास यहां पर बॉडी क्या करती है, जब इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस हमारे पास इंक्रीज हो जाती है, देन मॉलिक्यूल्स फाइंड the new equilibrium distance, they find the new equilibrium distance। ये हमारे पास नया इक्विलिब्रियम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, जिससे हमारे पास क्या हो जाता है, ये मॉलिक्यूल एक पॉइंट के ऊपर अपने आप को सेट कर लेते हैं। इसके अंदर से टीचर ने सिर्फ आपको एक क्वेश्चन पूछना, व्हाट इज द कॉज ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन। अगर कोई बच्चा इसका आंसर ये बोलता है कि सर हम उसको हीट दे के एक्सपेंड कर रहे हैं, उस बच्चे ने इसका मतलब एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है जो मैं बता रहा हूं, ये बहुत सिंपल सी बात है। मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं, जब हम उसको बोलते हैं एक्सपेंशन की रियल वजह क्या है, तो वो बच्चा बोलता है हीट। वो गलत बोल रहा है, हीट उसकी वजह नहीं है। उसकी वजह बच्चा हमारे पास ये जो इंटर मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, इसका एसिमेट्रिक होना है, एसिमेट्रिक होना है, इसकी वजह से एक्सपेंशन होती है, इसकी और कोई वजह नहीं है। ठीक, चलिए सो आज बच्चे हम इसको इतना ही करते हैं, बाकी चीजें बच्चे अब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आप इसको एक बारी पढ़ लेना, कोई दिक्कत आए तो मुझे जरूर इसके अंदर से बताना। चलिए बच्चे।